अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने गुस्ताख़ रसूल कमलेश तिवारी की कत्ल के बाद जो हंगामा आ रही है और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो निकल कर के सामने आ रही हैं, योगी हुकूमत पर जो निशाना साधा जा रहा है और दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से ISIS का नाम भी सामने आ रहा है, कुछ लोगों की गिरफ़्तारी का भी ख़बरें सामने आ रही हैं। उसकी सारी तफसीलात एक एक करके मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और किस तरह ये मामला पेचीदा है और किस तरह शक के दायरे में आ जाता है, वो वीडियोस भी जो इस वक्त वायरल हो रही है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। और दूसरा ये कि हिंदुस्तानी सनअत पर बैरूनी जो है कब्ज़े का खौफ मंडला रहा है, एक एक करके सरकारी कंपनियां दूसरों के कब्ज़े में चली जा रही हैं, वो किस तरह है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा आज़मीन हज इमसाल जो हज को जाना चाहते हैं वो अपने पासपोर्ट की मियाद यानी वैलिडिटी को ज़रूर चेक करें, क्योंकि इस बार एक अलग से शर्त सामने लाई जा रही है। उसकी भी तफसीलात मैं आपको सामने रखते हुए तुर्की की जानिब से जो इस वक्त सेफ जोन पर जो उमूर पर जो बात हुई है एर्दोगान और ट्रम्प की, उसका खुलासा करूंगा। उससे पहले नाज़रीन, आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आपको ताज़ा वीडियोस के हासिल होते रहे, और हमारी इन वीडियोस की लिंक्स को दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें ताकि सच और हकीकत दूर दूर तक पहुँचे। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं गुस्ताख़ रसूल की, जिसका कत्ल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के लीडर और हिंदू महासभा का साबिक सदर कमलेश तिवारी का जुमा के रोज़ बरसरेआम कत्ल कर दिया गया। इस बात को आप जानते हैं। ज़बरदस्त भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में कमलेश के कत्ल से माहौल में काफ़ी कशीदगी देखने को मिल रही है। इस दरमियान अहले खाना ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की है। देर रात जब कमलेश तिवारी का जसद खाकी सीतापुर के उसकी लाश सीतापुर के महमूदाबाद वाक़ई उसकी रिहाइशगाह पर पहुंची तो घर वालों ने उसकी आखिरी रसूमात अदा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के आने तक कमलेश को स्पुर्द आतिश नहीं किया जाएगा। महलूक की बीवी ने साथ ये भी तंबीह की है कि अगर वज़ीर आला नहीं आए तो खुदसोजी कर लेंगे, यानी खुदकुशी कर लेंगे। कमलेश तिवारी के घर वालों का कहना है कि वो उस वक्त तक कमलेश तिवारी की लाश की आखिरी रसूम अदा नहीं करेंगे जब तक खुद वज़ीर आला आदित्यनाथ आकर घर वालों से मुलाकात नहीं करते। तिवारी की बीवी ने कहा है कि वो मिलकर योगी जी से बात करना चाहती हैं ताकि कातिलों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। इस वक्त कमलेश तिवारी की लाश आबाई घर महमूदाबाद में ही मौजूद है और वहाँ पुलिस की ज़बरदस्त सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। वाज़ेह है कि जुम्मा को कमलेश तिवारी का कत्ल लखनऊ के नाका इलाके में गला रेत कर दिया गया। खबरों के मुताबिक उन्हें गोली भी मारी गई थी। पुलिस ने मौके वारदात से एक रिवाल्वर भी बरामद की। इस दरमियान CCTV फुटेज में मुबैना तौर पर कातिल भागते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस कत्ल की वजह से सूबे में सियासी माहौल काफ़ी गर्म है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इस दरमियान कमलेश तिवारी की मां उनके भतीजे ने एक मकामी BJP लीडर पर कत्ल की साजिश रचने का इल्ज़ाम आयद किया है। कमलेश की मां ने महमूदाबाद वाक़े राम जानकी मंदिर के मुकदमेबाजी को भी इस वाक़े से जोड़ा है। उनका कहना है कि शिव कुमार गुप्ता नाम के एक मकामी BJP लीडर ने उस कत्ल की साजिश रची है। बहरकैफ नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि एक तरफ ये खबर है जिसमें घर वाले साफ तौर पर इसको आपसी रंजिश और फिर BJP और दीगर नेताओं पर लगातार जो है इल्ज़ामात आयद करती जा रही है, तो दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिंदुत्व लीडर कमलेश तिवारी के कत्ल के मामले में 5 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें से 2 को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। इन 5 अफराद में से 3 का ताल्लुक गुजरात से जबकि 2 का ताल्लुक बिजनौर से है। यूपी के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस OP सिंह ने आज सुबह 5 अफराद की हिरासत की तस्दीक करते हुए कहा था कि कत्ल के वारदात में सूरत और बिजनौर का बड़ा हाथ है। उन्होंने इस मामले में अभी तक किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के लिंक से इनकार किया है। उनका कहना है कि गुजरात और यूपी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए तमाम ही 5 अफराद के खिलाफ साबिक में कोई भी मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। हफ्ते के रोज इस ज़िम्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DGP ने कहा है कि तिवारी के कत्ल की साजिश रचने वाले राशिद अहमद पठान, फैजान, मुईन शेख सलीम को गुजरात की सूरत से हिरासत में लिया गया,
जबकि मुफ्ती मोहम्मद नईम काजमी और अनवारुल हक को यूपी के जिला बिजनौर से हिरासत में लिया गया और फिर पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इल्जाम है कि इन लोगों ने 3 साल कबल तिवारी के सर पर 51 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था। ओपी सिंह ने बताया कि 2 मुश्तबा अफराद राशिद का भाई और गौरव तिवारी को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। गौरव तिवारी के बारे में बताया जाता है कि उसने कमलेश से पार्टी में शामिल होने और गुजरात में उसकी तोसी के लिए बात की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी ने कहा कि यूपी पुलिस पूरे मामले की तहकीक गुजरात पुलिस के साथ मिलकर कर रही है। कलीदी मुलजिमों की गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है। उन्होंने मजीद कहा कि हिरासत में लिए गए तमाम अफराद का सूरत से खास ताल्लुक है और पूरी साजिश वहीं तैयार की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि कलीदी साजिशी राशिद, जिसकी उम्र 23 बताई गई है, वो कंप्यूटर का माहिर है, लेकिन एक टेलर के तौर पर सूरत में काम करता है। उसने कुछ दिनों तक दुबई में भी काम किया। मुजरिमों के जरिए लाया गया मिठाई का डिब्बा तहकीक में काफी मुआविन साबित होगा। उन्होंने बताया कि तहकीक में पाया गया कि साजिशी फैजान सूरत में मिठाई खरीदारी के वक्त मिठाई की दुकान पर मौजूद था। डीजीपी ने हिंदुत्व लीडर के कत्ल के मामले में किसी भी किस्म की सिक्योरिटी कमी से इंकार किया है। वहीं लीडर के अहले खाना और हमियों ने कमलेश के आखिरी रसूम की अदायगी से इंकार कर दिया है। बहरकैफ नाज़रीन, ये वो तफसील थी जो पुलिस ने बताई, एक तफसील वो थी जो उनके अहले खाना ने बताई। अब आइए खुद एक वीडियो में आप लोगों के सामने रखता हूं। वो वीडियो खुद कमलेश तिवारी की है और उन्होंने बीजेपी पर और योगी हुकूमत पर लगातार जो है इल्जामात आयद कर रहे हैं कि बीजेपी हुकूमत या कुछ लोग, बीजेपी हुकूमत के कुछ लोग उन पर जो है, यानी बीजेपी के नेता लोग उनको जान से मारना चाहते हैं। और ये वीडियो उन्होंने अपलोड की थी और उस वीडियो के अपलोड होने के बाद उन्होंने इस खतरे को जाहिर किया था उस शख्स ने कि जो है उन पर जानलेवा हमला होने वाला है और करवा रहे हैं। ये वीडियो सुनिए जो इस वक्त वायरल हो रही है। उसके बाद कुछ और वीडियोस मैं इस ताल्लुक से आपके सामने पेश करूंगा। पदाधिकारी कार्यकर्ता भाजपा का पदाधिकारी कार्यकर्ता मरता है तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि वो संघ और भाजपा का है, हम चुप रहे। हम ये सोचते हैं कि वो हिंदू है। ये भले मैं जेल चला जाता हूं, ये भले मेरे लिए षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं के लिए भी मेरे दिल में दर्द होती है और मैं लड़ने निकल पड़ता हूं। इन हरामखोरों के लिए जो मेरे पीछे दिन रात पड़े हुए हैं, मेरी हत्या की साजिश रचते, मेरी सुरक्षा हटा दिया। योगी सरकार के आते ही फिर भी मैं लड़ रहा हूं और इन्हें यह दिखा रहा हूं कि मैं अपने दम पे लड़ रहा हूं और हिंदुओं के लिए लड़ूंगा। नाज़रीन, इसके बाद अब उसकी मां को खुद सुनिए कि वो किस पर इल्जाम लगा रहे हैं कत्ल का। ये उनकी मां है और उन्होंने जो है कत्ल के बाद इल्जाम लगाया है। देखिए कि किस पर इल्जाम लगाया है। माफिया है, माफिया 500 केस चल रहे हैं उनके ऊपर, वो माफिया हैं। उनसे क्या रंजिश थी आपके माता जी? हमसे उनसे रंजिश? आपके बेटे की हमारे इसकी। हाँ, ये मंदिर का ये अध्यक्ष सुकुमार गुप्ता जबरदस्ती अध्यक्ष बन के और हर जगह लिखते हैं मुकदमा भी दायर कराया और मुकदमा उन्हीं से चलता है। उन्होंने इनको मरवा दिया, इनके आगे उनकी दाल नहीं गली। भारतीय जनता पार्टी की योगी की नहीं दाल गली, इसलिए उन्होंने मरवा दिया। लेकिन हम अभी जिंदा हैं, हम शिवकुमार गुप्ता को मार डालेंगे। उसके बाद यूपी के डीजीपी ओपी सिंह क्या कह रहे हैं इस सिलसिले में देख लीजिए। उनका कहना है कि जो है जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो उन लोगों के बयानात से मुतासिर थे जब कमलेश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। उस गुस्ताखी रसूल के बाद जो एहतिजाजात हुए, उस दरमियान में जो बयानात हुए, उससे जिन लोगों को इस वक्त गिरफ्तार किया गया वो मुतासिर थे। मजीद तहकीकात जारी है, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहना है इस वक्त ओपी सिंह। ये सुनिए आप। बहरकैफ अब आइए देखते हैं कि यूपी के वजीर आला योगी क्या कहते हैं इस मामले को। हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष थे श्री कमलेश तिवारी। कल लखनऊ में उनकी हत्या हुई है। हत्यारे ऐसे
में थे, क्योंकि हत्यारे जिस रूप में आए थे और सुरक्षा गार्ड से पूछने के बाद, सुरक्षा गार्ड से कह करके और सुरक्षा गार्ड के द्वारा कमलेश तिवारी को पूछना कि लोग मिलने के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास भेज दीजिए। हत्यारे उनके पास बैठे, वहां चाय जलपान किया और उसके बाद जो कमलेश तिवारी के निजी सहायक थे और उनके पुत्र थे, उनको किसी चीज को खरीदने के लिए उन्होंने बाहर मार्केट में भेजा और इसी दौरान उनकी निर्मम हत्या की है। ये दहशत पैदा करने की एक शरारत है। इसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 3 लोगों को गुजरात में और 2 लोगों को उत्तर प्रदेश में। शेष अन्य लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। लगातार दबिशें दी जा रही हैं। इस मामले की पूरी विवेचना और इसको एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इसको दे करके इस पे प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आज शाम को पुनः मैं इसकी समीक्षा भी करूंगा, लेकिन भय और दहशत का माहौल पैदा करने वाले जो भी तत्व होंगे, सख्ती के साथ उनके मंसूबों को कुचल करके रख देंगे। इस प्रकार की किसी भी वारदात को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी इस घटना में संलिप्त होगा, उन किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके परिवार के लोग आपसे मिलेंगे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबसे मिलता हूँ। वे लोग भी मिलने के लिए आएंगे तो जरूर उन लोगों से मिलूंगा और मुझे किसी से मिलने में कोई दिक्कत नहीं। नाज़रीन, एक और वीडियो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो लोग हमलावर थे वो भगवा का लिबास अपनाए हुए थे, उनके साथ एक औरत भी थी। वो वीडियो भी इस वक्त जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकाला गया था उसमें सामने आई है। उस वीडियो को भी आप यहां पर देख सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, इस पूरे मामले में गुस्ताखे रसूल कमलेश तिवारी के इस पूरे मामले में पूरा का पूरा मामला बड़ा पेचीदा नजर आ रहा है। एक तरफ इस मामले को मीडिया अलग अंदाज में पेश करके एक मखसूस कौम को जो है घेरे में लेने की कोशिश कर रहा है, वहीं गुस्ताखे रसूल के फैमिली वाले वो अलग तरह के बयान दे रहे हैं कि आपसी रंजिश है और खुद उसका वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रहा है जो उन्होंने दिया था कि किस तरह उनकी जान के पीछे पड़े हुए। बहरकैफ इसके जरिए से शायद सियासी रोटी पकाने की कोशिश की जा रही है और हालात को जो है एक मरतबा फिर भड़काने की कोशिश की जा रही है इस मामले को लेकर के। बहरकैफ ये सारे वो मामला थे जो अब तक पूरी तरह साफ और वाज़ेह तौर पर उठ करके आए हैं और वीडियो में बताए जाने वाली, सीसीटीवी फुटेज में दिखाए जाने वाली, अहले खाना की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात वो ये एक दूसरी जानिब इशारा कर रहे हैं कि इसमें पूरी तरह खुद उन्हीं के लोग शामिल हैं कत्ल गारतगिरी में, इसलिए कि जो है पूरे के पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस को चाय पीने के लिए भिजवा दिया गया था वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें निकल करके आ रही हैं। अब देखना यह है कि जो है ये मामला कहाँ तक जाता है और उसमें सच्चाई क्या। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम आप लोगों के सामने बात करते हैं पासपोर्ट को लेकर के कि जो है आने वाले साल 2020 में जिन लोगों ने हज का फरीज़े हज को अदा करने का इरादा किया है वो क्या करें। रीजनल पासपोर्ट अफसर श्रीनगर बीबी नागर ने कहा है कि हज 2020 का फरीज़ा वही आज़मीन अंजाम दे सकते हैं जिनके पासपोर्टों की मियाद 31 जनवरी 2021 से कम नहीं है। बता दें कि हज साल 2020 के लिए आज़मीन हज की तरफ से फॉर्म जमा करने का अमल पहले ही शुरू हो चुका है। रीजनल पासपोर्ट दफ्तर श्रीनगर में आज़मीन हज की शिकायत और सवालात के इजाले के लिए एक मखसूस काउंटर कायम किया गया है। वहीं से ये बात निकल करके सामने आई है। अब ये पूरे मुल्क के लिए है या श्रीनगर के लिए, ये बात छानबीन करने की है। रीजनल पासपोर्ट अफसर बीबी नागर ने यूएनआई के साथ बात करते हुए कहा कि सफर महमूद पर जाने के वक्त आज़मीन के पासपोर्टों की मियाद कम से कम 6 माह होनी चाहिए और उस पासपोर्ट का अच्छी हालत में होना लाजमी है। उन्होंने कहा सफर इख्तियार करने के मौके पर पासपोर्ट की मियाद 6 माह होनी चाहिए। उन्होंने कहा जिनके पासपोर्ट खराब हो गए हैं वो असर-ए-नौ दरखास्तें जमा करें ताकि मुस्तकबिल में उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मिस्टर नागर ने कहा कि आज़मीन हज को क़ब्ल वक्त ही अपने पासपोर्टों को चेक कर लेना चाहिए और उनको अच्छी हालत में रखने को हर हाल में यकीनी बनाना चाहिए ताकि वक्त ज़रूरत
किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि आज़मीन हज को पासपोर्ट की मियाद खत्म होने का भी खास ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई आज़मी हज साल 2020 के लिए दरख्वास्त जमा करता है और उसके पासपोर्ट की मियाद 1 साल है तो उसको सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि सफ़र इख्तियार करने के वक्त पासपोर्ट की मियाद 6 माह तक होना लाजमी है, न ये कि पासपोर्ट की मियाद दरख्वास्त जमा करने के वक्त 6 माह होना चाहिए। रीजनल पासपोर्ट अफसर ने कहा कि जो आज़मी हज साल 2020 का ख्वाहिशमंद है तो उसके पासपोर्ट की मियाद 31 जनवरी 2021 तक होनी चाहिए। वैकल्पिक नाज़रीन, आप लोग भी अगर हज का इरादा कर ले साल 2020 में तो वो आप लोग भी इसको जांच कर लें कि जो है आपके पासपोर्ट की मियाद क्या है, और 6 महीने का कम अज़ कम मुद्दत होना लाजमी बताया जा रहा है। उस वक्त से नहीं जब आप अपनी जो है दरख्वास्त जमा करते हैं, बल्कि उस वक्त जब आपका सफ़र शुरू होता है। इसको ज़रूर देख ले ताकि आइंदा जाकर की कोई तकलीफ ना हो। वैकल्पिक नाज़रीन, अब बात करते हैं हिंदुस्तान की मईशत के सिलसिले में। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन यानी निजकारी के साथ ही मोदी हुकूमत अब एयर इंडिया को फरोख्त करने के भी पीछे पड़ गई है। हुकूमत एयर इंडिया को पूरी तरह से बेचना चाहती है। हालांकि हुकूमत हवाई सर्विस की निजकारी बहुत पहले ही कर चुकी है, लेकिन लोग अब भी एयर इंडिया में सफ़र करना पसंद करते हैं। इसकी वजह है निजी कंपनियों की मनमानी। हुकूमत के ये आदाद शुमार बताते हैं कि निजी एयरलाइन से परेशान मुसाफिरों की शिकायतों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। इसमें जेट एयरवेज के साथ साथ स्पाइस जेट, इंडिगो और वस्तारा एयरलाइंस भी शामिल है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक साल 2019 में मई तक जहां पर एयर इंडिया से शिकायत करने वाले मुसाफिरों की तादाद 37,069 रही, जबकि स्पाइस जेट से नाराज मुसाफिरों की तादाद 70,060 रही। इंडिगो से जो शिकायतें मौसूल हुई है मुसाफिरों से, उसकी तादाद 62,958 और जेट एयरवेज से नाराज मुसाफिरों की तादाद 50,920 है। माहिरीन मानते हैं कि एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट के बाद निजी कंपनियों की मनमानी और बढ़ जाएगी। इससे जहां हवाई सफर महंगा हो जाएगा, वहीं मुसाफिरों की परेशानी भी बढ़ जाएगी। यही हालत मुल्क में टेली मुवासिलात सर्विस की है। हुकूमत ने मनसूबाबंद तरीके से BSNL और MTNL को उस हद तक हाशिए तक पहुंचा दिया है कि लोगों को उनके कनेक्शन मजबूरन बंद करने पड़ रहे हैं और दोनों कंपनियों की माशी हालत बेहद खराब है। यह हाल उस वक्त है जबकि BSNL का नेटवर्क पूरे मुल्क में फैला हुआ है। मोबाइल टावर भी मुल्क के तकरीबन हर गोशे में लगे, बल्कि कई जगह तो निजी कंपनियां BSNL के टावर के जरिए अपनी खिदमत पहुंचाती हैं। लेकिन अब इस कंपनी के फरोख्त होने के आसार बन गए। इसे खरीदने की कतार में वही कंपनी सबसे आगे है, जिसकी वजह से इस कंपनी को ही नहीं बल्कि दूसरी निजी कंपनियों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। हालांकि टेलीकॉम सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोलने का फायदा ग्राहकों को मिला है, क्योंकि ऐसा करने से कंपनियों के दरमियान मुकाबला आराई बढ़ी है और खिदमत सस्ती हुई है। वैकल्पिक नाजरीन, इन तमाम चीज़ों से यानी कि जिस तरह से सरकारी कंपनियों को निजकारी करने की कोशिश की जा रही है, इससे बात ये साफ निकल करके आती है कि मोदी हुकूमत मईशत में कंट्रोल करने में पूरी तरह तबाह बर्बाद है और अपने सरकारी महकमों को और वह कंपनियों को भी बचाने में वो नाकाम रही है। जी हाँ नाज़रीन, अब बात करते हैं एर्दोगान की। एर्दोगान और ट्रंप ने फ़ोन में बातचीत की है। सदर तुर्की ने समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर उस मुलाकात के हवाले से एक पैगाम शेयर किया है। उन्होंने इत्तला दी है कि मुज़ाकरात में दो तरफा मामला समेत तुर्की शाम सरहदों पर कायम करने की मनसूबाबंदी होने वाले सेफ जोन के बारे में तबादले ख्याल किया गया है। जनाब एर्दोगान ने बुनियादी और मजबूत बुनियादों पर उस्तवार तुर्क अमरीकी ताल्लुकात को मजीद तक़वियत देने की खातिर उठाए गए दो तरफा ताल्लुकात पर अपनी ममनूनियत का इजहार सदर ट्रंप से किया है। उन्होंने शिमाली शाम में कायम किए जाने वाले सेफ जोन के हवाले से उमूर समेत इलाके में अमन खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों को जारी व सारी रखने की तमन्ना का भी इजहार किया है। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो वहाँ पर दहशतगर्द तंजीम YPG के खिलाफ जो शिमाली शाम में और दाइश के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद 5 दिन के लिए रोक दिया गया है इस मामले को यानी कार्रवाई को। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इत्तला दी है कि वो दहशतगर्द तंजीम YPG ने शिमाली शाम से अब इनखला करना शुरू कर दिया है, यानी वो इलाका छोड़ना शुरू कर दिया है। तुर्की और अमेरिका के दरमियान तुर्क मुसल्लह अफवाज की शिमाली शाम में दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी कार्रवाई को वक्फा देने के मामले पर मुताबकत तय पाने का जिक्र करते हुए सदर ने बताया, हमने तकरीबन 9 दिनों तक इलाके में अस्करी कार्रवाई की। इससे कबल टेलीफोन डिप्लोमेसी की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, रूसी सदर, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमने मुज़ाकरात किए। सदर ट्रंप ने हमसे कहा था कि इस मामले पर बैनुल-वफूद मुज़ाकरात कहीं ज्यादा दूररस नताइज सामने ला सकेंगे। सदर अमेरिका ने इस बात पर कान धरते हुए 2 वफूद तुर्की भेजे, जिन्होंने अंकारा में तुर्क हुक्काम से मुज़ाकरात किए, जबकि कल शाम नतीजा खैज इजलास मुनाकिद हुआ। इनका कहना था कि अव्वलीन तौर पर
प्रेफरेंस से बिलमुशाफा मुलाकात हुई और बादजा बैनुल-वफूद मुज़ाकरात के नतीजे में 13 नुकात एक मुश्तरका एलामिया को आलमी राय आमा के सामने आश्कार किया गया। 120 घंटों पर मुहित सिलसिले का आगाज हो चुका है। बैकअप नाज़िर, इस दरमियान में ये बात भी सामने निकल कर के आती है जिसको तुर्की की कौमी असम्बली के स्पीकर मुस्तफ़ा शंतोप ने कहा है कि तुर्की ने अमेरिका के साथ अपने मुज़ाकरात में शिमाल मशरिक़ी शाम में जारी चश्मे अमन फौजी ऑपरेशन के जरिए अपने मकासद हासिल कर लिए। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से तुर्की और अमेरिका के दरमियान चश्मे अमन ऑपरेशन के बाद दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बारे में अपने ख्यालात को पेश किया। उन्होंने कहा कि तुर्की ने कल तय पाने वाले मुताबिकत के नतीजे में चश्मे अमन ऑपरेशन की वजह बनने वाले अहदाफ को हासिल कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान फरीक़ैन हालात का जायजा लेते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया ने तुर्की की फौज की कुव्वत को अब देख लिया है। बाकी नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी शाम में कुछ और खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।